अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से स्टडीज़ कर रहे होंगे। मेरा नाम आमिर जावेद है और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। फ़िज़िक्स का लेक्चर 10th क्लास का यूनिट हमने स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और आज उसका हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होंगी और आपने उसे याद कर लिया होगा। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतालिक उसके बारे में टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है जी? कि सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो पेंडुलम का बॉब जब ए से बी पर आता है और बी से ए पर जाता है, तब हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की है। दोबारा सुनिए, हमारे पास सिंपल पेंडुलम ये अपनी मीन पोजीशन ओ पर था, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आए, ए से बी और बी से ए तक जब ये वापस आता है उस वक्त इसने अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। तो वाइब्रेशन को हम यूँ डिफाइन करेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body about its mean position. Is called vibration. One complete round trip of a vibrating body about its mean position. अब ये कंप्लीट राउंड ट्रिप कैसे कि पहले बॉडी अगर ए पर था, ए से बी पर आया और बी से दोबारा ए पर वापस गया, तो हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। यानी कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसे कहा जाता है वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन करेंगे टाइम पीरियड। अब देखें, बॉडी ए से बी पर आया और बी से ए पर गया, तो हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा उसमें, और जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। द टाइम टेकन by a vibrating body to complete one vibration. Is called टाइम पीरियड। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने टाइम और टाइम पीरियड का फ़र्क थोड़ा सा देखना है। टाइम तो किसी इवेंट के होने में जो इंटरवल लग रहा है उसको टाइम कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर आएगा टाइम पीरियड का वर्ड, तो वहाँ पर आपने समझ जाना कि एक चीज़ मखसूस वक्फों के बाद, मखसूस टाइम के बाद बार बार हो रही है। तो एक
वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। नॉर्मली टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी का सिंबल यूज होता है और यूनिट इसका भी सेकंड ही होता है। जिस तरह टाइम का यूनिट सेकंड होता है उसी तरह टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने करनी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब जितना टाइम बॉडी को वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल होती हैं, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वाइब्रेशन की जगह बेटा हम साइकिल्स भी लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a vibrating body in 1 second is called फ्रीक्वेंसी। तो ए से बी तक और बी से ए तक एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट की हमने। अब एक ऐसी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, और एक साइकिल या एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है या जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है बॉडी की फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के अगर हम सिंबल की बात करें, फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एफ, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस तरह अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर एक एमसीक्यू के हवाले से एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यानी कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ टी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ऑप्शन में 1 भी आ सकता है, या इज यूनिट, यूनिट का मतलब भी 1 ही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 1/T। इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, जिसको Hz से लिखा जाता है, लेकिन इसके दूसरे यूनिट साइकिल्स पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड या हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है, सिस्टम इंटरनेशनल में फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है, वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कहा जाता है उसको। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपने फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट बताना है कि वो हर्ट्ज होता है।
इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट डेफिनेशन जो हमने इसकी करनी है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए अगर हम दोबारा एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करें, ये मीन पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन A और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B। अब O का या तो आप A से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें, इसको X से शो किया जाता है, या ये द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन to extreme position from either side is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body the maximum displacement of a vibrating body from its mean position to extreme position from either side is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position to extreme position from either side, यानी कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसका मीन पोजीशन से O से लेकर A तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें या O से लेकर B तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो इसको एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है? देखें, जो एम्पलीट्यूड होता है वो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है A डैश, तो मीन पोजीशन से अगर बॉडी पॉइंट A डैश पर आया है तो इसके दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड इसे उस सूरत में कहा जाता है जब मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। जब मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अगर कोई मैक्सिमम के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट है तो उसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाएगा और समटाइम्स उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम टर्म्स ख़त्म हो गई। हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है, एक वाइब्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की। ये इन चारों में से कोई सी 2 डेफिनेशन या कोई एक डेफिनेशन भी समटाइम्स आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये जो डेफिनेशन है सारी, ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इन्हें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। 4 में से कोई इसी 2 को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है या फिर किसी एक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड का मतलब होता है जी रुकावट वाला, जिसमें किसी किस्म की फ्रिक्शन होती है, जिसमें किसी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स होती है, यानी कि किसी किस्म की रुकावट होती है, उस सिस्टम को डैम्प्ड कहा जाता है। यानी कि मैं इसका अपनी ज़ुबान में तर्जुमा करता हूँ, रुकावट वाला। अब आप इसे फिज़िक्स की ज़ुबान में कहें कि
फ्रिक्शन के साथ ऑसिलेशंस या रेजिस्टेंस के साथ ऑसिलेशंस, यानी कि उन ऑसिलेशंस में किसी किस्म की रोकने वाली फोर्स होती है, किसी किस्म की रुकावटी फोर्स होती है जो मुसलसल ऑसिलेशंस को या वाइब्रेशंस को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन करें, उससे पहले हम दो तरह के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। एक होता है जी आइडियल सिस्टम और एक होता है जो रियल सिस्टम होता है। तो इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि आइडियल का वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं। आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमने तमाम तरह की फ्रिक्शंस, तमाम तरह की रेजिस्टेंस इसको इग्नोर कर दिया होता है। यानी कि जो सिंपल मास अटैच टू स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम की मोशन हमने डिस्कस की थी, हमने उसको आइडियल कंसीडर किया था। लेकिन जो हमने पढ़ा बॉल एंड बाउल सिस्टम, उस सिस्टम को हमने रियल सिस्टम कंसीडर करके पढ़ा है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में बेसिक फ़र्क ये होता है कि जो आइडियल सिस्टम होता है उसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शन या किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन जो रियल सिस्टम होता है, रियल सिस्टम में फ्रिक्शन भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है और तमाम वो फोर्सेस होती हैं जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को वेस्ट करती हैं, उसे रियल सिस्टम कहा जाता है। अब पहले हम लिखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद फिर हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। और बोर्ड में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है जी, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसके अलावा एक्सप्लेन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। गो कि ज़्यादा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसका चांस है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इसके ऊपर लिख लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। आइडियल और रियल सिस्टम का आपको आइडिया हो गया कि आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता। एक बार आप आइडियल सिस्टम को अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स वो चीज़ इनडेफिनेटली ऑसिलेट या वाइब्रेट करती रहती है। लेकिन रियल सिस्टम में क्या होता है कि जब आप चीज़ को वाइब्रेट कराते हैं तो चंद वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद, थोड़ी सी वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद वो चीज़ रुक जाती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम रियल सिस्टम कहलाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमारी रियल लाइफ में कोई सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो आइडियल हो। हमारे रियल लाइफ में तमाम के तमाम सिस्टम्स फ्रिक्शन रखते हैं, दूसरे एनर्जी लॉसेस रखते हैं। आइडियल सिस्टम अब तक हम अचीव नहीं कर सके। तो डेफिनेशन, द ऑसिलेशंस of a system in the presence of some resistive force is called, are called damped oscillations.
द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस को वाइब्रेशंस भी कहा जाता है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, किसी रेजिस्टेंस वाली फोर्स की मौजूदगी में, किसी फ्रिक्शनल फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस होती हैं किसी चीज़ की, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस या डैम्प्ड सिस्टम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। हम एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि डैम्प्ड सिस्टम होता क्या है या डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। किसी रियल सिस्टम में हमने बॉडी को ऑसिलेट कराया तो सबसे पहले ये था उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। पहली वाइब्रेशन उसने इस एम्पलीट्यूड के साथ कंप्लीट की। जब वो पहली से दूसरी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हुआ। जब दूसरी से तीसरी ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और डिक्रीज होगा, और करते करते जब वो आगे फर्दर अपनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है तो हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाके उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है ज़ीरो और दोबारा बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है। तो इन ऑसिलेशंस को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, यानी कि इस सिस्टम को डैम्प कहा जाता है, डैम्प्ड सिस्टम कहा जाता है कि जब हम उसको ऑसिलेट करवाते हैं, जब हम उसको वाइब्रेट कराते हैं तो क्या होता है कि स्टार्ट में उसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, वो वाइब्रेशन करता है, तो उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होते होते सिफर हो जाता है। अब उसकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रिक्शन की शक्ल में वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है डैम्प्ड सिस्टम, जिसमें चंद वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद सिस्टम की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। उसके बरक्स आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम था कि एक बार सपोज ये सिंपल पेंडुलम एक आइडियल सिस्टम है, एक बार हम इसके बॉब को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा के एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते थे, और फिर जब हम इसको छोड़ते थे तो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स रीस्टोरिंग फोर्स, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इनडेफिनेटली हमेशा अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान वाइब्रेट करता रहता था। लेकिन जो रियल सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे डैम्प्ड होते हैं। एक बार जब हम उन्हें वाइब्रेट करवा के छोड़ते हैं तो चंद वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि हर नई वाइब्रेशन के साथ एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है और प्रोग्रेसिवली कमी आ रही है, और होते होते इनका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को डैम्प्ड सिस्टम कहा जाता है। तो रियल सिस्टम को जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स होती है उसे डैम्प्ड सिस्टम भी कहा जाता है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी फ्रिक्शनल फोर्स के ज़ेरे असर या किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़ेरे असर जो हमारा सिस्टम बनता है, और उस वक्त जो ऑसिलेशंस होती हैं उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एप्लीकेशन क्या होंगी? एप्लीकेशन स्टूडेंट्स उस चीज़ को कहा जाता है कि जो हम अपनी फिज़िक्स में या किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ते हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस टॉपिक की हमारी रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये टॉपिक किधर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उसका इस्तेमाल होता है वो कहलाता है उसकी एप्लीकेशन। तो अब हमने एक फिनोमिना पढ़ा जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, और डैम्प्ड ऑसिलेशंस में हमारी रियल लाइफ में
डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, उन्हें कहा जा रहा है उसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन जो बुक में डिस्कस की गई है, शॉक एब्जॉर्बर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ, व्हीकल्स, उसमें हर टायर के साथ, गाड़ियों में हर टायर के साथ और मोटरसाइकिल में पिछले टायर के साथ नहीं, बल्कि उसमें भी चारों टायर्स के साथ शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। अब ये शॉक एब्जॉर्बर मतलब हम इसे आम जिंदगी में अपनी शाख कहते हैं, तो मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में, कि सपोज अगर वो शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो गया तो हम कहते हैं कि गाड़ी के शाख ख़राब हो गए। असल में वो शाख नहीं होते, वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। उसका काम क्या होता है कि एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अपर पोर्शन होता है वो गाड़ी की या मोटरसाइकिल की बॉडी के साथ फर्मली अटैच होता है। हम इसकी बिल्कुल रफ सी डायग्राम बनाते हैं। सपोज कि ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये स्प्रिंग है, इसका जो अपर पोर्शन होता है वो गाड़ी की बॉडी के साथ फर्मली अटैच होता है, और इसका जो नीचे वाला पिस्टन होता है, नीचे वाली चीज़ होती है, वो नीचे किसी ऑयल में डिप होती है। किसी ऑयल या लिक्विड में डिप होती है। अब होता ही है कि गाड़ी जब किसी बम्प पे से या किसी ऊंची जगह से या कोई झटका लगता है गाड़ी को, तो गाड़ी की या मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, फुल बॉडी उसकी वाइब्रेट करने लगती है। अब उन वाइब्रेशंस की वजह से जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं वो जर्क फील करते हैं, और समटाइम्स गाड़ी जब तेज़ी में किसी बम्प से या किसी गड्ढे से टकराती है, उस पर से गुजरती है, तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं उसकी, यानी कि अंदर बैठे हुए लोग काफ़ी कोफ्त और काफ़ी हेडेक महसूस करते हैं, काफ़ी हेक्टिक फील होता है उन्हें। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। इन शॉक एब्जॉर्बर में क्या काम होता है, जब इनको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, गाड़ी किसी जंप के ऊपर से या किसी गड्ढे में से गुजरती है, किसी नीची जगह में से गुजरती है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जो गाड़ी को उस झटके से मैकेनिकल एनर्जी मिली है वो सारी की सारी इस शॉक एब्जॉर्बर में आती है, और ये शॉक एब्जॉर्बर पिस्टन के ज़रिए उसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑयल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ऑयल में हीट एनर्जी की शक्ल में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से हमारा शॉक जो होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, हमें ज़्यादा वायलेंट शॉक महसूस नहीं होता। और ये शॉक एब्जॉर्बर की जो क्वालिटी है, ये गाड़ी की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। जो अच्छी एक्सपेंसिव कार्स होती हैं उनके शॉक एब्जॉर्बर भी अच्छे होते हैं, और जो मतलब इतनी एक्सपेंसिव कार नहीं होती तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर भी उसी क्वालिटी का लगा होता है। फॉर एग्जांपल जो ऑटो है उसमें आपने देखा होगा कि जब वो किसी जंप वगैरह पे से गुजरता है तो बहुत हैवी शॉक लगता है, तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये शॉक एब्जॉर्बर जब ख़राब हो चुके होते हैं तो हमें ज़्यादा जर्क, ज़्यादा झटका महसूस होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस वाला टॉपिक। जैसा कि स्टार्ट में हमने बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। टेस्ट में या पेपर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो आपने ये पूरे का पूरा अच्छे तरीके से याद करना है और अच्छी तरीके से पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वेव मोशन वाला, वेव्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका आज हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वेव मोशन, और उसमें पहले हम वेव की डेफिनेशन पढ़ेंगे।
वेव क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। अ वेव is a disturbance in a medium a wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion a wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position after equal intervals of time. तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इस चैप्टर का सारा पोर्शन वेव मोशन पर है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है जी कोई खलल, कोई प्रॉब्लम। इन अ मीडियम, किसी मीडियम में एक ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं हम विच कॉजेज, जो सबब बनती है, जिसकी वजह से होता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। कैसे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं? टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वक्त के बराबर लम्हों में ये अपनी वाइब्रेशन, इक्वल लम्हात में अपनी ये वाइब्रेशन रिपीट करते हैं। यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में सपोज जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, और अगर किसी वेव का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो मीडियम के पार्टिकल्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद अपनी वाइब्रेशन रिपीट करते हैं, अपनी वाइब्रेशन रिवाइज करते हैं। तो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होती है विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मखसूस लम्हों के बाद। यानी कि हर टाइम पीरियड के बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं मीन पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन रिपीट करते हैं। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हम बड़ी तरतीब से पढ़ेंगे कि कैसे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं, कैसे ही अपनी वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट करते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी यूजेस ऑफ वेव्स। ये वेव्स हमारे ज़िंदगी में कैसे काम आती हैं? तो स्टूडेंट्स, ये वेव्स हमारे ऐसे काम आती हैं कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी को, बहुत ज़्यादा मटेरियल को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। कुछ यूजेस इसके, सबसे पहले साउंड।
अब मैं ये बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी कि बोलने वाले से सुनने वाले के कान तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में। यानी कि मैं यहाँ पे जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ वेव्स की शक्ल में आपके कानों तक पहुँच रही है। तो मेरी आवाज़ एक एनर्जी है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का जो ज़रिया है वो क्या है? वेव्स हैं। तो साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है वेव्स की शक्ल में। उसके बाद नेक्स्ट सनलाइट। अब सन से हमें हीट एनर्जी आती है और लाइट एनर्जी आती है, कलेक्टिवली उसको सनलाइट कहा जाता है। अब सनलाइट इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, हम तक पहुंचती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो वो वेव्स की शक्ल में हम तक सनलाइट पहुंचती है। तो सनलाइट यानी कि हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को सन से कैरी करके, स्पेस से गुजार के हम तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसे वेव्स कहा जाता है। इसके अलावा टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो आपके पास रेडियो सिग्नल्स आते हैं, जो टीवी के सिग्नल्स आते हैं, टेलीविज़न सिग्नल्स आते हैं, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ये सारी की सारी वेव्स के ज़रिए होती है। तो अगर वेव्स ना होती तो हम आपस में एक दूसरे से इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि ना टीवी सिग्नल्स आते ना रेडियो सिग्नल्स आते। तो टीवी सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स को हम तक लेकर आने का एक सोर्स वेव्स है। और इसका एक और यूज़ सर्जिकल पर्पसेस। एक्सीडेंट में जो बोन्स वगैरह ब्रेक होती हैं, फ्रैक्चर होता है, हड्डियां टूटती हैं, तो उसको लोकेट करने के लिए वेव्स यूज़ होती हैं। हम ये जो एक्सरेज वगैरह करते हैं टूटी हड्डियों को देखने के लिए या किसी डिफॉर्मिटी का पता चलाने के लिए, ये सारी की सारी वेव्स होती हैं। इससे हम जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, टूटी हड्डियाँ, जॉइंट्स और इन चीज़ों को एक शीट पे लोकेट करते हैं जिसे एक्सरे शीट कहा जाता है। और उससे फिर हमें सर्जिकल पर्पसेस में आसानी होती है, हमें उन चीज़ों की सर्जरी करना आसान होता है, मतलब टूटी हड्डियों को जोड़ना आसान होता है, ताकि क्योंकि हम उसके जो प्रॉब्लम है उसको लोकेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस जगह से हड्डी फ्रैक्चर है और वहाँ से फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड पे मैं आपको इसकी समरी बता दूं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे लाके एंड किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट की सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुताल्लिक कुछ टर्म्स, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। इन चारों टर्म्स को गो थ्रू करने के बाद फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम दिया हमने। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में उसकी डेफिनेशन, आइडियल सिस्टम की नो हाउ, डैम्प्ड सिस्टम और साथ उसकी एप्लीकेशन वगैरह को हमने स्टडी किया। और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद फिर हमने इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट किया, वेव। उसमें हमने वेव की डेफिनेशन देखी। वेव की डेफिनेशन देखने के बाद वेव्स और भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हमने इसके 4 यूजेस देखे जो आप शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रीफ करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे बुक से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से लर्न करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेव्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।